Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying an American novel, The Sound and the Fury by Faulkner, and in our previous lecture we have discussed section 1. So in this lecture we'll continue and we'll discuss the rest of the section of this novel. So we will discuss the section 2, which is June 1910. So students, let's start the summary of this section. जी स्टूडेंट्स, 2 जून 1910 ये वाला जो सेक्शन है ये नरेट करता है कॉम्पसन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा क्वेंटिन कॉम्पसन। ठीक है, अब जी क्वेंटिन कॉम्पसन जो है वो हार्वर्ड पढ़ने के लिए जा चुका है, स्टडी करने के लिए। मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है, बहुत ज़हीन है, और इसको स्टडी के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। और वहाँ पर इसको भेजने के लिए मिस्टर कॉम्पसन को अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ी इन ऑर्डर टू पे द फ़ी और इन ऑर्डर टू bear the other expenses of the studies। तो अब ये वहाँ पे पढ़ने के लिए जा चुका है। ये सुबह उठता है तो घड़ी की टिक टिक से इसे एहसास होता है कि घड़ी की सुई 7 और 8 के दरमियान में है। क्विंटन को याद आता है कि ये घड़ी उसे उसके बाप ने दी थी। उसको अपनी बहन कैडी की शादी की अनाउंसमेंट याद आती है। कैडी की शादी अप्रैल में हुई थी, सिर्फ 2 माह पहले, यानी कि उसके हार्वर्ड में आने से 2 माह पहले उसकी शादी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चला पिछले लेक्चर में भी कि ये बच्चे जो है ना, ये भाई जो है अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो क्विंटन भी इस सेक्शन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नज़र आएंगे, इंटरनल मोनोलॉग के क्वेश्चंस एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो इस सेक्शन को भी समझने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जबकि अगले जो 2 सेक्शंस हैं वो थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो उसको जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये घड़ी की टिक टिक से उसको याद आता है, वक्त का एहसास होता है, और उसे याद आता है कि 2 माह पहले उसकी बहन की शादी हुई थी, और उसे ये भी याद आता है कि ये घड़ी उसके बाप ने उसको दी थी। अब उसको अपनी बहन कैडी की यादें आना शुरू होती हैं। क्विंटन का जो रूममेट है श्रीव, वो आता है और उसकी थॉट्स को इंटरप्ट करता है। वो उससे इशारे से याद दिलाता है कि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और क्लास स्टार्ट होने वाली है। श्रीव उसे ये कह के चला जाता है और क्विंटन जो है वो उठकर विंडोज़ में से देखता है। सारे स्टूडेंट्स तेज़ी से क्लास लेने के लिए भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उनको देख तो रहा होता है, लेकिन उसकी जो मेमोरीज़ है ना वो अपनी बहन की तरफ होती हैं। उसे अपनी बहन कैडी याद आती है, जिसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे अचानक याद आता है कि उसने झूठ मूठ अपने बाप के सामने कन्फेस किया था कि उसने कैडी के साथ रिलेशन कायम किया है, और वो ही अपनी बहन कैडी के होने वाले बच्चे का बाप है। स्टूडेंट्स, इस बात से हमें उस इंटेंस लव का पता चलता है, उस इंटेंस केयर का पता चलता है जो क्विंटन के लिए के दिल में अपनी बहन के लिए थी। वो उसको बचाना चाहता था। ठीक है, मगर उसके बाप ने कहा था कि वो सब जानता है, और ये कि वो उसके ऐसा कहने से कैडी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्विंटन बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर ये सारी बातें जब वो याद करता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर अपने क्लॉक का शीशा तोड़ देता है हाथ मारकर। उसकी इस तरह करने से उसकी अपनी उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं। फिर वो अपना एक सूटकेस पैक करता है और 2 लेटर भी लिखता है। एक वो अपने बाप के लिए लिखता है और उसको पोस्ट ऑफिस से मेल कर देता है, और दूसरा वो अपने रूममेट श्रीव के लिए लिखता है और उसको लिख कर अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो एक क्लॉक शॉप में जाता है और अपनी क्लॉक का शीशा ठीक करवाने के लिए देता है, मगर पहले वो क्लॉक वाले को क्लॉक देता है, फिर उसको मना कर देता है कि इसको ठीक ना करो। इससे हमें उसकी शैटर्ड थॉट्स का पता चलता है कि पहले वो शीशा ठीक करने के लिए वो देता है, और फिर उसके बाद शीशा फिक्स करने से मना भी कर देता है। फिर वो दुकान वाले से टाइम पूछता है और फिर उसको टाइम बताने से मना भी कर देता है। ठीक है, तो इससे हमें उसकी मेंटल कंडीशन का पता चलता है। फिर वो एक ट्रेन स्टेशन पर चला जाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठे हुए वो सेकंड्स को काउंट करता है, बच्चों की तरह सेकंड्स को काउंट करता है। उसे याद आता है कि वो काउंटिंग में हमेशा बहुत कमज़ोर रहा है। क्विंटन को वो दिन याद आता है जब मौरी का नाम बेंजी रखा गया था। ट्रेन रुक जाती है और क्विंटन जो है वो ट्रेन से उतर जाता है। वो वहाँ पे ना एक रिवर के ब्रिज पे चलता हुआ जाता है और अब पानी में नीचे देखता है,
और फिर वो डूब जाने के बारे में सोचता है, ख़ुदकशी के बारे में सोचता है। उसके माइंड में बहुत सी पेनफुल मेमोरीज़ हैं। वो कैडी की गैर इखलाकी हरकत के बारे में सोचता है, फिर उसकी हर्बर्ट हेड के साथ शादी के बारे में सोचता है, फिर वो अपनी माँ के रवैये के बारे में सोचता है कि कभी उसकी माँ ने उनकी केयर नहीं की, कभी उसकी माँ ने उन्हें असल माँ होने का एहसास नहीं दिलाया। क्विंटन को फिर एक शख्स मिलता है जिसका नाम डेक्कन है, और वो उसे वो ख़त देता है जो उसने अपने रूममेट शरीफ के लिए लिखा था कि वो उसे ना शरीफ तक पहुंचा दे। क्विंटन फिर से सोचों में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि कैडी की शादी से 2 दिन पहले उसने कैडी से कहा था कि कैडी तुम बीमार हो, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, मगर कैडी ने उसे जवाब दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है इसलिए उसे इस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए किसी न किसी से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर क्विंटन ने उससे पूछा था कि क्या उसके बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर्स हैं, मगर कैडी ने उसे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का बाप का नाम पता है, मगर वो फिर भी उसने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था। ठीक है। तो ये सारी बातें वो याद कर रहा होता है और पुल पर खड़ा होता है और नीचे रिवर में देखता है। उसे याद आता है कि उसने कैडी को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि हर्बर्ट से शादी ना करे। उसने कैडी को बताया था कि हर्बर्ट एक ब्लैक गार्ड था जिसको क्लब से कार्ड्स में चीटिंग करने पर निकाल दिया गया था, यानी कि उसका पास्ट कोई इतना अच्छा नहीं था। लेकिन कैडी नहीं मानी थी। उसने कैडी को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो जेफरसन को छोड़कर उसके साथ चली जाए। जेफरसन जहाँ पे वो रहते थे, मिसिसिपी का टाउन जेफरसन। ठीक है। वो उसने कहा था कि वो यहाँ इस जेफरसन टाउन को छोड़कर उसके साथ चले जाए और वो दोनों उस रकम से गुजारा कर लेंगे जो कि उसने स्टडी के लिए जमा की है। तो जो है कैडी ने इनकार कर दिया था कि और कहा था कि ये रकम जो है ना, ये तुम्हारी तालीम के लिए बेंजी के फेवरेट पास्टर को सेल करके इकट्ठी की गई है, इसलिए उसे इस रकम से पढ़ाई करनी है। फिर वो चलता चलता एक बेकरी में चला जाता है जहाँ पे एक छोटी सी वो इटालियन लड़की से मिलता है और उसे ब्रेड वगैरह लेकर देता है। तो वो लड़की जो है ना, वो बच्ची उसके पीछे पीछे चलने लगती है। उसको पीछे पीछे चलता देख लेता है उस बच्ची का बाप, और वो क्विंटन पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो बच्ची को किडनैप करने लगा था। काफ़ी मारपीट करता है वो क्विंटन के साथ। फिर एक कांस्टेबल आ जाता है वहाँ पे, क्विंटन को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब वहाँ पर फिर रास्ते में ना उसको अपने फ्रेंड्स शरीफ, स्पॉट और जेराल्ड वगैरह भी मिलते हैं। तो वो सब उसके साथ जाते हैं। फिर वो $7 देकर वहाँ से जो है वो पुलिस स्टेशन से क्विंटन जो है वो रिलीज़ होता है, छूटता है। रास्ते में उसकी जेराल्ड से लड़ाई हो जाती है क्योंकि जेराल्ड अपनी ना औरतों को एक्सप्लॉइट करने की स्टोरीज़ बड़ी खुशी खुशी सुना रहा होता है कि मैं बड़ा प्ले बॉयज़ था और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था। तो इस बात पे क्विंटन को कैडी याद आ जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। तो उसकी वहाँ पे भी उससे लड़ाई हो जाती है। फिर इस सारे वाक़े के बाद क्या होता है कि वो वापस रिवर की तरफ आता है और वहाँ पे वो सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट्स, अप्रैल 6, 1928। दिस सेक्शन इज़ नरेटेड बाय जेसन फोर, जेसन फोर जो कॉम्पसन, एक और कॉम्पसन ब्रदर है, ये उसकी नरेशन है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इसको समझना आसान होगा। जेसन कॉम्पसन हाउस में ही इस वक्त अपनी माँ और अपनी भतीजी मिस क्विंटन से लड़ रहा है। मैंने आपको जेसन की पर्सनालिटी के बारे में बताया था, एंटी सोशल और एंग्री किस्म की पर्सनालिटी है इसकी, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये इस वक्त अपनी माँ और अपनी भतीजी भांजी मिस क्विंटन से लड़ रहा है। जेसन अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में इस वक्त सोचता है और अपनी बहन कैडी की शादी के बारे में सोचता है कि जब हर्बर्ट को पता चलता है कैडी की प्रेगनेंसी का तो वो उसे डिवोर्स दे देता है। ये सारी बातें उसके जहन में चल रही होती है और ये भी उसके जहन में आता है कि कैडी की माँ ने कैडी को घर रखने से इनकार कर दिया था, मगर मिस्टर कॉम्पसन ने उसकी बच्ची को रख लिया था, मिस क्विंटन को रख लिया था। और इस जो है वो जेसन ने उसकी केयर करने का वादा किया था जब तक कि कैडी उसके लिए पैसे भेजती रहे। तो हर्बर्ट ने
जेसन को बैंक में जॉब दिलाने का भी वादा किया था। जेसन के माइंड में आता है कि हर्बर्ट ने, जो कि कैडी का शोहर था, उसने जेसन को बैंक में जॉब दिलाने का वादा किया था, मगर कैडी को डिवोर्स देने के बाद तो ज़ाहिर ऐसा नहीं हो सकता था, उसको जॉब नहीं मिली। तो जेसन को एक लोकल फार्म जो है ना उसमें जॉब करनी पड़ी थी, एक फार्म सप्लाई के स्टोर में जो है ना उसको जॉब करनी पड़ी थी, लोकल स्टोर में। तो इस बात पे भी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था वो। जेसन को बैंक जॉब का खो जाना और स्टोर में जॉब करना, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और बिटर है। और जेसन एक जो अब काफ़ी ज़्यादा मीन स्पिरिटेड आदमी बन चुका है। वो पैसे के पीछे भागने लगता है और वो उस पैसे को हथियाने का प्लान भी करता है जो कैडी मिस क्विंटन की परवरिश के लिए भेजती है, ठीक है। और वो शुरू से जो पैसे भेजती रहती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ वो पैसे लेता रहता है, निकालता रहता है फ्रॉड के ज़रिए। तो वो उन पैसों को कहाँ खर्च करता है? एक तो कॉटन मार्केट में इन्वेस्ट करता है, दूसरा वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसके अफेयर हैं उस पर खर्च करता है। तो अब तक 15 साल हो चुके हैं और 15 सालों में वो तकरीबन $50,000 चोरी कर चुका है, ठीक है। घर में किसी को भी इस बात का नहीं पता, मगर कैडी को शक है कि वो ऐसा करता है। मिस क्विंटन 17 साल की हो चुकी है और काफ़ी रेबिलियस है, गैर इखलाकी हरकत में मुलविस है। और जेसन हर वक्त मिसिस कॉम्पसन से झगड़ा करता है कि मिस क्विंटन पर सख्ती की जानी चाहिए। वो अक्सर मिस क्विंटन को मारता पीटता भी है, उसके साथ काफ़ी सख्ती करता है। अब जी जेसन अपने जो है वो लोकल फार्म सप्लाई स्टोर पर आता है तो उसे 4 ख़त मिलते हैं, जिनमें से एक ख़त जो है कैडी और एक अंकल मौरी की तरफ से होता है। कैडी की तरफ से मिस क्विंटन के लिए मनी ऑर्डर भेजा गया होता है, जबकि पहले वो चेक भेजती होती थी। तो उसके ज़रिए से ना वो जेसन के लिए पैसे जो है वो इधर उधर करना जो आसान होता था। अब ये मनी ऑर्डर की वजह से जेसन के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जेसन को रुपये चुराने की जो स्कीम है उसकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मनी ऑर्डर कैश करवाने के लिए पहले अब मिस क्विंटन से साइन करवाना पड़ेगा। जब मिस क्विंटन से मनी ऑर्डर पर साइन करवाने लगता है वो, तो जेसन उसे कहता है कि मनी ऑर्डर सिर्फ $10 का है और कोशिश करता है कि वो रकम देखे बगैर उस पर साइन कर दे, और वो ऐसा कर देती है। वो इस तरह से करवा लेता है उससे साइन। अब घर में डिनर के वक्त जेसन माँ के जो है ना वो सेल्फ पिटी वाले रवैये और बेंजी के पागलपन से बहुत नाराज़ है और बड़ा गुस्से में है। वो चाहता है कि बेंजी को एज सुन एज़ पॉसिबल पागल खाने भेज दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी शर्मिंदा होता है उसके पागलपन की वजह से। फिर जब वो डिनर के बाद जब वो दोबारा काम पर वापस जाता है तो उसका अपने बॉस अर्ल से भी झगड़ा हो जाता है। फिर वो वहाँ अपने ऑफिस के बैक रूम में बैठा होता है, तो वहाँ उस रूम की खिड़की से मिस क्विंटन को किसी लड़के के साथ देखता है जिसने रेड कलर की टाई पहनी होती है। वो उनका पीछा करता है और रास्ते में एक लड़का उसको टेलीग्राम देता है और उसे बताता है कि जेसन का कॉटन मार्केट का अकाउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। ये सुनकर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जेसन मिस क्विंटन और रेड टाई वाले लड़के को फॉलो करने में नाकाम रहता है और घर वापस आ जाता है। लस्टर जेसन को बताता है कि मिसिस कॉम्पसन और मिस क्विंटन का झगड़ा हो रहा है। लस्टर जो है ना वो मिन्स्ट्रल शो देखने जाना चाहता है और जेसन से कहता है कि वो उसे 1 क्वार्टर दे दे ताकि वो टिकट खरीद सके। जेसन के पास 2 फालतू टिकट हैं, लेकिन वो लस्टर को नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि लस्टर के पास पैसे नहीं हैं, और वो टिकट्स को लस्टर के सामने जला देता है। इस चीज़ से हमें उसके कमीनी फितरत का जो है ना वो अंदाज़ा होता है कि वो कितना मीन है। जेसन जो है वो किसी को साफ साफ तो नहीं बताता है कि उसने मिस क्विंटन को रेड टाई वाले लड़के के साथ देखा है, मगर कई बार जो इशारों में वो जो है ना वो चीज़ जाहिर करता है इस बात को। मिस क्विंटन गुस्से से मिसिस कॉम्पसन से पूछती है कि जेसन हर वक्त उसके साथ इस तरह का तंज वाला रवैया क्यों रखता है, इतना बुरा रवैया क्यों रखता है। और फिर मिस क्विंटन जो है ना वो उठ के अपने रूम में स्टडी के लिए चली जाती है, मगर जेसन को शक है कि वो स्टडी के लिए नहीं गई, वो घर से भागने का प्लान कर रही है, और फिर आखिरकार वो घर से भाग जाती है। ठीक है, ये इस सेक्शन की समरी थी। नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट्स अप्रैल 8 1928, and this section is narrated by their black housekeeper Dilsey.
डिल्सी ने ये सेक्शन नरेट किया है, ठीक है। और ये बेंजी की नरेशन से अगला दिन है। डिल्सी इस वक्त कॉम्पसन हाउस आती है और किचन का काम निपटाने की कोशिश करती है। लस्टर डिल्सी को बताता है कि किसी ने जेसन के कमरे की खिड़की तोड़ दी है, इसलिए जेसन बहुत गुस्से में है। जेसन आता है और डिल्सी को कहता है कि मिस क्विंटन को नाश्ते के लिए बुला कर लाए। उसे शक है कि मिस क्विंटन जो है ना वो घर में नहीं है। वो चेक करना चाहता है कि मिस क्विंटन कहाँ है। तो डिल्सी जो है ना वो मिस क्विंटन को बुलाती है, मगर उसके रूम से कोई जवाब नहीं आता। तो जेसन ये देखकर फ़ौरन स्टेयर्स पर चढ़ता है और अपनी माँ से चाबियाँ छीनता है और मिस क्विंटन का दरवाज़ा खोलता है। तो क्या देखता है कि विंडो खुली हुई है और मिस क्विंटन तो जा चुकी है। जेसन भागता हुआ अपने जो है वो लॉकर के पास आता है और उसे पता चलता है कि उसके लॉकर को ज़बरदस्ती खोला गया था और उसकी सारी रकम भी जा चुकी है। जेसन तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पुलिस को कॉल करता है और तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है। अब वो घर से बाहर असल में शेरिफ के पास जाता है ताकि वो उसे मिस क्विंटन को ट्रेस करने में हेल्प करे, मगर शेरिफ जो है वो मिस क्विंटन के ख़िलाफ़ किसी भी सबूत के बगैर कोई भी हेल्प करने से इनकार कर देता है। तो जेसन खुद उसे ढूंढने निकलता है और तो वो ढूंढते ढूंढते उसे उस टाउन में से गुजरता है जहाँ मिन्स्ट्रल शो होता है। तो वहाँ पे वो किसी से पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि मिस क्विंटन का जो रेड टाई वाला बॉयफ्रेंड था वो शो में काम करता है। तो वो वहाँ रुककर एक बूढ़े आदमी से मिस क्विंटन और उसके लवर के बारे में पूछता है। तो वहाँ पे वो काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो जो एक बूढ़ा आदमी होता है वो भी गुस्से में आ जाता है। तो वहाँ पे फिर मिन्स्ट्रल शो का जो को रन करने वाला आदमी होता है ना, वो वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि मिस क्विंटन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे नहीं है। तो फिर वो जाहिर है कि वो वापस आ जाता है, जेफरसन वापस आ जाता है। तो इधर टाउन में लस्टर बेंजी को कैरेज में लेके जा रहा होता है। जब वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो लस्टर यूजुअल रूट से हट कर रास्ता चूज़ करता है, यानी कि जो अनफेमिलियर वे यूज़ करता है। बेंजी अनफेमिलियर रास्ते को देखकर रोने लगता है। वहाँ रास्ते में उन्हें जेसन मिल जाता है और लस्टर को सर पर वो मारता है और उसे कहता है कि बेंजी जिस रास्ते से जाने का आदी है ना, उसी रास्ते से इसको लेके जाया करो, वो रास्ता तब्दील ना किया करो। और फिर वो बेंजी को भी मारता है कि वो रोना बंद करे। मगर बेंजी अपना रोना जारी रखता है और लस्टर फिर उसे बेंजी को अपने घर ले आता है। तो वहाँ पे जब वो आता है तो वहाँ पे उसको सारी चीज़ें फेमिलियर नज़र आती हैं, विंडोज़, ट्रीज़, साइंस और डोर्स। तो जब वो बेंजी इन सारी चीज़ों को, फेमिलियर चीज़ों को देखता है तो वो रोना बंद कर देता है और ख़ामोश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द साउंड एंड फ्यूरी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।